तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जॉन एफ कैनेडी के कोट के साथ। जॉन एफ कैनेडी का बहुत प्यारा कोट है, द राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। बहुत ही रिलीवेंट कोट है। मतलब क्या है इस कोट का? देखो, इस कोट का मतलब है अगर एक इंडिविजुअल जो कि डिसेबल्ड है, ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल जो कि डिसेबल्ड है, इसके जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक राइट, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, अगर इसके जो बेसिक राइट है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इसे मिल नहीं पाते, तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक सिस्टम का फेलियर है, सिस्टमैटिक फेलियर है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का फेलियर है, ये कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल पे अगर देखें तो इसका इफेक्ट जो होगा, जो एक इंडिविजुअल को उसके राइट्स नहीं मिल पाए, इसका जो इफेक्ट होगा वो ब्रॉडर लेवल पे दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, और यही कुछ जॉन एफ कैनेडी कहना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि लेट से अगर एक डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, एक डिसेबल्ड पर्सन है, वो कॉलेज में उसे राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलती, कॉलेज में उसे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? कि उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रखा, ठीक है, उसको एक्सेसिबल नहीं मिल रखा, स्टेयर्स उसके लिए प्रॉपर नहीं है, जो एक रॉप होता है वो रोप नहीं है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर उसे नहीं मिली, क्लासरूम में उसके लिए अलग से स्पेस नहीं है, उसको बेंच पे बैठना पड़ता है, व्हील चेयर पे आता है, व्हील चेयर साइड में रख के बेंच पे बैठना पड़ता है, तो एक्सेसिबिलिटी उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, अगर जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, तो बेसिकली होगा क्या कि उसका जो इक्वल राइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वो प्रॉपर एजुकेशन गेन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर एजुकेशन गेन करके एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा पाएगा। एम्प्लॉयमेंट में ना जाके क्या होगा कि वो बेसिकली जो हम टैक्सेस भरते हैं, गवर्नमेंट की जो इस फंड आते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड होकर रह जाएगा। एक तरफ अगर उसे हम सारे उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड करा देते, तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता, एक टैलेंट आता, एक स्किल होता उसके अंदर, वो कंट्रीब्यूट करता। लेकिन हमने उसको उसके जो बेसिक राइट्स थे वो नहीं प्रोवाइड करा के उसको अपने ऊपर डिपेंड कर दिया। तो इसका जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं ब्रॉडर लेवल पे पूरी सोसाइटी में देखने को मिला। और अगर इसको और आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो राइट कॉम्प्रोमाइज हुए, क्योंकि ये भी तो मार्जिनाइज्ड ग्रुप हैं, इसके जो राइट कॉम्प्रोमाइज हुए, ह्यूमन राइट कॉम्प्रोमाइज हुए, ये एक बार हमने सहन कर लिया तो और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी है या माइनॉरिटी हैं, उनके राइट्स भी खतरे में आ सकते हैं फ्यूचर में चल के। यही कुछ जॉन एफ कैनेडी कहना चाहते हैं कि राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। आई होप आप कोट का मतलब तो अच्छे से समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ का ब्रॉडर लेवल पे इफेक्ट होता ही होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव गवर्नेंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर में सीआईएसएफ एसी के अंदर ये वाला जो है टॉपिक आ रखा था। और आपको आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी जो पेपर 2 की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिस्कशन से हमारा काम हो जाएगा। ऐसी मैं एक ट्रिक बताऊंगा इस डिस्कशन के बाद। चलो ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन बेसिकली हमारा इंक्लूसिव गवर्नेंस के ऊपर है, और यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो है डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, वो है हमारा क्या टारगेट? डिसेबल्ड पर्सन। तो हम यहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सब लोगों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, एससी एसटी कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, सारे लोग यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्स होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस, कि सबके लिए सोचे सरकार, वही है इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे? डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ठीक है, हमारा एडिटोरियल उसको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिटोरियल में बताया गया है कि 2011 जो सेंसस हुए थे, 2011 के जो सेंसस हुए थे, उसके अंदर बताया गया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 2.21% जो पॉपुलेशन है वो है डिसेबल्ड। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है अंडर रिपोर्टेड है। ये जो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी है, जो हमारे सेंसस में काउंट हुई, वो कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टेड है। और देखो 2011 सेंसस को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तो डिसेबल्ड का पर्सन अगर ये भी अंडर रिपोर्टेड होगा तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका होगा। ठीक है, क्यों ऐसा बोला है कि अंडर रिपोर्टेड है? क्योंकि WHO ने, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक मॉडल सर्वे किया था 2019 के अंदर, इंडिया के अंदर, तजाकिस्तान के अंदर, लाओस के अंदर किया था। लेकिन इसने पाया कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं, उनका जो रेशियो है वो 16% है। तो बहुत ही बड़ा गैप यहाँ पे
दिखाया गया है WHO के द्वारा कि हमारी इंडिया के अंदर जो डिसेबल्ड पर्सन की काउंटिंग है वो अंडर रिपोर्टेड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये पता चला। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हमें बताई गई है क्या, कि हमारी कुछ लीगल कमिटमेंट्स होती है। आर्टिकल 51 आपको याद होगा, आर्टिकल 51 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ वगैरह होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमारा एक यूएन का बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि यूएन का पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक कन्वेंशन है, उसको इंडिया ने रेक्टिफाई करा। रेक्टिफाई करने के बाद हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने नेशनल लॉज बनाए और उसी नेशनल लॉज का रिजल्ट है क्या, हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। जो डिसेबल्ड पर्सन है पर्टिकुलरली उनको केंद्र में रख के, उनको सेंटर में रख के हमने एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया है, जिसका जेनेसिस कहाँ से है, उसका जेनेसिस है यूएन कन्वेंशन से पर्सन ऑन डिसेबिलिटी के ऊपर। वहाँ से इंस्पायर होके, क्योंकि ग्लोबल ट्रीटी में हम आते हैं तो हमारा आर्टिकल 51 के अंदर हम उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इंडिया ने रेक्टिफाई करा, रेक्टिफाई करके सेम उसी बेस पे उसी से अलाइन होके अपना नेशनल लॉज आया जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसको भूलना मत, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर हमने जो लेजिस्लेशन बनाया है उसमें ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच लिया, मतलब बेसिक लिया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इंक्लूसिविटी उनको प्रोवाइड कराएं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, सारी जगह इक्वालिटी उन्हें प्रोवाइड कराए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक्ट बनाया, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रोग्रेस देखेंगे इसकी क्या है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले बताया गया है कि इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न और है क्या, कि इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है कि हर जो स्टेट है अपने स्टेट में स्टेट कमिश्नर अपॉइंट करेगा जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का ध्यान रखेगा, ठीक है। जो भी मैटर होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के वो कौन डील करेगा, स्टेट कमिश्नर डील करेगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर दिया गया है कि हर एक स्टेट ऐसे स्टेट कमिश्नर अपॉइंट करेगा, और ये जो स्टेट कमिश्नर होगा इसकी जो पावर होगी सिविल कोर्ट के बराबर होगी। मतलब क्या है, सिविल कोर्ट के बराबर पावर होगी, मतलब जो स्टेट कमिश्नर है अगर ये पाता है कि उसके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, ऐसे पर्सन है उनके राइट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे सम्मन भी दे सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है, ये ऑर्डर भी दे सकता है। अगर ऑर्डर ना माने तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है वो भी लगा सकता है। मतलब कि अच्छी एम्पल अमाउंट ऑफ पावर दी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इतना हमने समझा, ठीक है। वही सारी चीज़ की जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी जब सिविल कोर्ट की पावर है। तो इसके बाद जो कमिश्नर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जो भी लॉज वगैरह आते हैं, पॉलिसीज वगैरह आती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे अपने स्टेट के अंदर। स्यूमोटो ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको कंप्लेंट करेगा वो, अगर वो खुद देखता है। स्यूमोटो का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, स्यूमोटो का मतलब होता है कि खुद आगे बढ़ के एक्शन ले सकता है, ठीक है। अगर जो हमारा ये कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर है, वो देखता है कि एक ब्लाइंड जा रहा है, ठीक है, वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है और उसको ब्लाइंड है इसलिए उसको एडमिशन नहीं दिया गया, तो ये जो हमारा कमिश्नर है वो आगे बढ़ के खुद कंप्लेंट उसकी लेगा। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड कंप्लेंट देगा। तो स्यूमोटो मतलब होता है कि अगर तुम देखते हो कि कुछ गलत हो रहा है तो तुम आगे बढ़ के खुद एक्शन ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी पावर दे रखी है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि देखो अगर इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है, अच्छी पावर दे रखी है, काफ़ी एम्पल अमाउंट में पावर है, तो इसके हिसाब से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके तो राइट्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए थे, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है, और कमी यहाँ पे बताई गई क्या, कि जो स्टेट कमिश्नर है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है, रीज़न है कि उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं किया जाता। देखो एक्ट के अंदर दे रखा है अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट स्टेट कर ही नहीं रहा। उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसके पास उसको चलाने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज है वो एम्पल अमाउंट में रिसोर्सेज ही नहीं है। उसके बाद जो अपॉइंट करते हैं वो सिविल सर्वेंट अपॉइंट कर देते हैं। देखो सिविल सर्वेंट अपॉइंट कर देते हैं तो आपको लगता होगा कि सर सिविल सर्वेंट अपॉइंट करने में प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, जो PWD होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनके राइट्स वगैरह को देखती हैं। अब ये स्कीम्स वगैरह बनाती है, इसके अंदर कोई कमी आ गई, इंप्लीमेंट सही से हो नहीं रहा, तो अगर सिविल सर्वेंट यहाँ पे बैठा है इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट थोड़ा ना ये फैसला ले लेगा, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट थोड़ा ना चला जाएगा, क्योंकि ये तो इसी का एम्प्लॉय है।
यही सारी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है कि जो सिविल सर्वेंट है वही नोडल मिनिस्ट्री का होता है, फुली इंडिपेंडेंस नहीं होती, इम्पार्शियल बॉडी नहीं होती, तो ये सारे फंक्शन जो है करेगा कैसे। और ये देखो ये भी बताया गया अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो सिर्फ 8 स्टेट के अंदर जो है कमिश्नर जो है वो नॉन सिविल सर्विसेज से आ रखे हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो स्टेट है वो कहाँ से हैं, सिविल सर्वेंट बैठे हुए हैं, वही ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो कर रहे हैं, सही से फंक्शनिंग हो नहीं पा रही। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर दोगे वहाँ पे, तो सिविल सर्वेंट के पास तुम ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क दोगे, उसको और भी काम रहेंगे। मिनिस्ट्री की तरफ से वो आ रखा है तो मिनिस्ट्री का भी काम करेगा, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट कोई एक्शन वो ले नहीं सकता। तो इम्पार्शियलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और वही यहाँ पे एडिटोरियल में भी बताया गया है। ठीक है, चलो इतना हमने समझा। इसके बाद एक चीज और बताई गई है क्या, कि जो अपॉइंटमेंट में डिले होता है इसको रिकॉग्नाइज कोर्ट ने भी करा है। सीमा गिरजालाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसके अंदर ये चीज हाईलाइट हुई कि जो स्टेट है वो स्टेट कमिश्नर को अपॉइंट करने में बहुत देरी करता है। और कहीं ना कहीं ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो स्टेट है, देखो अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर कमिश्नर को अपॉइंट करने से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं उनका भला हो जाएगा। ठीक है, उनके जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, वो उनके हक के लिए लड़ेगा। ठीक है, अगर स्टेट को पता है कि ये सारी चीज़ें होगी और स्टेट इसको अपॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट की जो प्रायोरिटी है वो पीडब्ल्यूडी है ही नहीं। स्टेट की जो प्रायोरिटी है वो फिजिकली जो हैंडीकैप्स हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, इसलिए वो कमिश्नर अपॉइंट नहीं करे। और यही जो है सीमा गिरजालाल यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सामने आया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखो और चीज़ क्या बताई है, यहाँ पे बताया है कि जो एक्ट है हमारा, ठीक है, देखो हमारा जो एक्ट है ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि सिविल सर्वेंट को ही अपॉइंट करना है। हमारा जो एक्ट है वो बोलता है कि जो कमिश्नर हम अपॉइंट करते हैं वो एक्सपर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड का, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे वो सोशल वर्क का हो, एजुकेशन का हो, रिहेबिलिटेशन का हो। मतलब ये सारी जो फील्ड है अगर इनमें वो जो एक्सपर्ट होगा हमारा कमिश्नर, तो कहीं ना कहीं वो जो उनके हक हैं, पीडब्ल्यूडी पर्सन जो हक लोग हैं, फिजिकली जो हैंडीकैप हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके हक के लिए प्रॉपर तरीके से लड़ेगा अगर इसके पास स्पेसिफिक एक्सपर्टीज होगी पर्टिकुलर फील्ड की। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट को ना लाके कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट को लाके बिठा दिया जाता है, और इसकी वजह से पूरी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है। वही जो कोर्ट में बताया गया है कि राइट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इम्पार्शियलिटी वगैरह कॉम्प्रोमाइज होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, देखो यहाँ पे स्पेशली इस एडिटोरियल के अंदर इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होता है सिविल कमिश्नर का, जो हमारा कमिश्नर है स्टेट कमिश्नर, वो सिविल सोसाइटी से होना चाहिए। देखो जो सिविल सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो लोगों के पास रहते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। अगर सिविल सोसाइटी से कमिश्नर आएगा तो क्या होगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके जो राइट्स हैं उनको वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बारे में इसको ज़्यादा पता होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखो लेकिन जो हमारा ब्यूरोक्रेट होता है वो क्या होता है कि अलग रहता है, सेक्लूड रहता है, सोसाइटी के अंदर मिक्स नहीं होता। ये तो सारी चीज़ें सबको पता है कि जो आईएएस ऑफिसर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये लोग सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है लोकल लेवल पे इनको कुछ नहीं पता होता, अपने महलों में रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई। तो कंटिन्यूअस जो एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है अगर ब्यूरोक्रेट को हम अपॉइंट कर देते हैं स्टेट कमिश्नर। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी के पर्सन को हम स्टेट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे तो इनका जो कॉन्टैक्ट है, इनकी जो एंगेजमेंट है वो कंटिन्यूअस रहती है, तो ये इनके दुख दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस चीज़ को हमें भी ये चीज़ तो हमें भी समझ आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में समझाई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि ये जो चीज़ है, ठीक है, कि कमिश्नर जो है प्रोएक्टिवली जो है एड्रेस नहीं कर पाते जो सिस्टमैटिक इश्यूज होते हैं। सिस्टमैटिक इश्यूज कहते हैं कैसे, कि जो रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है, एजुकेशन में फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्वेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो सिस्टमिक इश्यूज हैं इसको जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं इसको प्रोएक्टिवली इसको सॉल्व नहीं कर पाते। जो भी पॉलिसीज आती है जो डिस्क्रिमिनेटरी होती है, मतलब कि जो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स होते हैं उनके लिए स्पेशली प्रोविजंस नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं वो एड्रेस नहीं कर पाते। सेम बात की सेम नोडल ऑफिसर्स हैं तो कैसे आवाज़ उठाएंगे, इम्पार्शियलिटी तो रही नहीं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है।
और यही चीज़ बताई गई कि कंटिन्यू एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें, तो ठीक है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि जो स्टेट कमिश्नर है, ठीक है, हमारे पास एक्ट है, हमारे पास लॉज है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्टेट कमिश्नर है वो अपॉइंट नहीं हो पा रहा। अपॉइंट होता है तो उसको ब्यूरोक्रेट अपॉइंट कर देते हैं, ब्यूरोक्रेट होता है तो इस पर फंड की कमी होती है, पार्शियलिटी नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ों की कमी रहती है। तो इसका सजेशन बताया गया है कि इसके सजेशन में क्या होना चाहिए, सिविल सोसाइटी से आना चाहिए, क्योंकि एक्ट भी बोलता है कि एक्सपर्टीज को अपॉइंट करना है, ना कि ब्यूरोक्रेट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझी इन शॉर्ट में। उसके बाद देखो हमारे एडिटोरियल में बताया गया है कि ऐसा नहीं सारे स्टेट ही सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टेट का एग्जांपल दिया गया है कि जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने में। उनमें एक है कर्नाटका और दूसरा है हमारा दिल्ली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वहाँ के जो स्टेट कमिश्नर है, देखो मैंने बताया था तुम्हें कि जो स्टेट कमिश्नर है उनको कंटिन्यू एंगेजमेंट करना पड़ेगा अगर उनको पता करना है कि एक्चुअल में सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या फेस कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो स्टेट कमिश्नर है वो कोलैबोरेट कर रहा है लॉ स्कूल्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया मोबाइल अदालत वगैरह कोड इस्टेब्लिश कर दिया गया है कर्नाटका के अंदर, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो रिमोटली एक्सेस कर सके, इंस्टेंट उसको जो है जो उसके ग्रीवांसेस है वो रिड्रेस हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है कर्नाटका कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी मैनेजमेंट रिव्यू, ये क्या चीज़ है, देखो ये है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, डिसेबिलिटी रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर रिव्यू करने के लिए एक ये हमने कमेटी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। तो देखो ये मतलब क्या है कि एक तो हमने कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक तो हमारा जो स्टेट कमिश्नर कोलैबोरेट कर रहा है, एक्सेस करवा रहा है जस्टिस वेरी क्विकली मोबाइल जो अदालत है उसके थ्रू। इसके साथ साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका रिव्यू भी बराबर से हो रहा है। और लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वहाँ का डीएम है उसको डिप्टी कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि लोकल लेवल से लेके ऊपर तक लेवल पे हर एक लेवल पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, क्विक एक्सेस हो रहा है ये मोबाइल अदालत के थ्रू। कोई इंप्लीमेंट हो रही है स्कीम तो उसका रिव्यू हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी मैनेजमेंट रिव्यू के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अगर ऐसी सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा कि अगर कोई हमारा इंडिविजुअल होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा, उसके राइट कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होंगे, क्योंकि हर एक लेवल पे चेक्स हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें दिल्ली जो है वो भी अप्लाई कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि अगर देखो यहाँ पे 2 स्टेट हैं वो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते, क्यों एक इंडिविजुअल का राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। देखो जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी कि जो प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला इशू चला था, मंडल वाला याद होगा। तो जो प्रमोशन होता है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, ये है इंक्लूसिविटी, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहल करके इंक्लूसिविटी दिखाई। तो यही सारी चीज़ गवर्नमेंट को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि क्यों पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम पीछे छोड़ें। और ये सारी चीज़ें एकदम आम है कि देखो हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ एंगल से बना ही नहीं होता, ठीक है। कितने भी गवर्नमेंट ऑफिस आप ले लीजिए, अगर लेट से पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो बस में चढ़ना चाहे, डीटीसी बस में चढ़ना चाहे, तो क्या वो चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। तो यही सारी जो प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी तो है ही नहीं उसके लिए। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी ट्रैवल करना चाहे तो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा पहल कौन करेगा? स्टेट कमिश्नर ही तो करेगा, ताकि ये जो हमारा इंडिविजुअल है ये छूट ना जाए, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही तो है कि इसके लिए तो हम कोई पॉलिसी बना ही नहीं रहे, इसके लिए तो एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इस पर राइट टू इक्वालिटी रह कहाँ गई अगर ये सारी चीज़ें हैं तो। और इसका ध्यान कौन रखेगा? हमारा स्टेट कमिश्नर। यही सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बाकी यही बताया है कि रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन लाना चाहिए, केयर इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वहाँ पे वनरेबल एक पॉपुलेशन में आएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए कि हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारा यूएन है इंटरनेशनल लेवल का, उससे मोटिवेट होना चाहिए, उससे कोलैबोरेट करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें लर्न करना चाहिए जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनसे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडिटोरियल में क्या क्या प्रॉब्लम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके आ रही है, एक्ट लेके आ रही है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बेसिकली हमें यही डिस्कस करना होता है अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एम्पावरिंग इंक्लूजन स्ट्रेंथनिंग डिसेबिलिटी राइट्स थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस। एक बार इसको लिखने का ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब लिखने लग गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लिखो इसको, लिखने के बाद मैं आपका देखूंगा। मैं आपको चेक करके नहीं बेच पाता, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ, किसी में कोई कमी होती है, क्योंकि राइटिंग क्या है कि आप कंटिन्यू लिखोगे तभी वो इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर सुने जा रहे हो और उसके बाद एक दिन आपको एनलाइटमेंट हो गया और आप एक दिन से एकदम से लिखने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप कंटिन्यू लिखो, आप में कोई कमी आती है तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखो 2020 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, स्टेट टुवर्ड डिसेबल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड डिसेबल्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन आ रखा है CISF CAPF के अंदर, CISF AC के अंदर, तो CAPF में आएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ था लेक्चर, मैंने बोला था कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको ना ही किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ आप डेवलप हो जाओगे। किसके लिए? पेपर 2 के लिए, ठीक है। और मेरा बेसिकली मोटिव यही है कि आप सभी को सेल्फ डेवलप करना, कि आप खुद ही कर पाओ सारी चीज़ें। तो देखो जो भी हमारा डिस्कशन होता है, देखो आपका पहले आपको अपनी एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा। कैसे? देखो हमें लिखना है 300 वर्ड्स का ऐसे, 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ 30 वर्ड्स की नॉलेज रखो, आपको नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, हर चीज़ों को इंटरलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक आएगा क्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डेली आपको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड एक पेज बनाना है। कौन सा पेज बनाना है? एक पेज। 2 साइड वाले पेज होते हैं, एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। हमने जैसे आज डिस्कस करा इंक्लूसिव गवर्नेंस का, हमने डिस्कस करा इंक्लूसिव गवर्नेंस का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो दे रखी है, कोई केस की वो दे रखी है, एक्ट का नाम ले रखा है, कोई जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने UN वाला देखा था, UN कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी, वैसा कुछ दे रखा है। तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप क्विकली रिवाइज कर पाओगे पेपर से पहले, ठीक है। और आपकी जो डिफरेंट फील्ड है वो जब कोलैबोरेट होगी, आप पे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप डेली देखोगे, डेली हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही देता हूँ कि कौन सा टॉपिक है, कल हमने AI से रिलेटेड डिस्कस करा था। तो आप पर्टिकुलर टॉपिक का एक पर्टिकुलर पेज बनाओ, पेज बनाने के बाद उसमें उससे स्पेसिफिक चीज़ें लिखो, ताकि वो स्पेसिफिक चीज़ें आप एग्जाम में लिख सको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो हमें याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें छूट जाएंगी, जैसे UN वाली बॉडी है वो छूट जाएगी, एक्ट का नाम छूट जाएगा, स्टेट कमिश्नर छूट जाएगा, वो जो अभी केस था वो छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें छूटे ना, इसके लिए आप एक पेज के नोट्स बनाओ हर एक टॉपिक के, ठीक है, ताकि आपके पास इतने नोट्स हो, इनफ नोट्स हो पेपर से पहले कि आप उनको रिवाइज करके कोई भी A to Z XYZ टॉपिक आ जाए, आप उसको आंसर कर पाओ, आप उसको लिख पाओ ऐसे राइटिंग का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं भागना, हमें क्या करना है कि अपने आप को स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं, ये नोट्स ज़रूरी है, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाओ, हर एक टॉपिक का एक पेज का नोट्स, ठीक है। बस ये बना लो, इसके बाद कभी पेपर में दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली जो हमारी ऐसे राइटिंग है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमें समझ आया। जब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, प्रगति सिस्टम। देखो हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करने जाए, प्रॉब्लम क्या होती है, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आती है कि भैया लैंड हम ढंग से एक्वायर नहीं कर पा रहे। स्टेट कहती है कि हमारे ये लॉज हैं, वो कहता है हमारे वो लॉज हैं। उसके बाद लैंड एक्वायर कर लिया, अगर वहाँ पे कुछ लगाना है, फैक्ट्री वगैरह लगानी है, तो वहाँ से एनवायरनमेंट क्लियरेंस लो, वहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर वाला वो क्लियरेंस लो, वाटर से लो, इलेक्ट्रिसिटी से लो, इस मिनिस्ट्री से लो, उस मिनिस्ट्री से लो, 10 मिनिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ठप रह जाते हैं, ठीक है, चल नहीं पाते। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है हमारा प्रगति सिस्टम। समझ आ गया क्या चीज़ है प्रगति सिस्टम? क्योंकि हमें तो टिक करना है ना बच्चे, हमें तो टिक करना है, तो प्रगति सिस्टम है क्या चीज़ वो समझ आना चाहिए ना। यही है हमारा प्रगति सिस्टम, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, हमारा इनिशिएटिव है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी बहुत तारीफ करी है कि वो जो प्रगति सिस्टम है बहुत सही काम कर रहा है।
यही यहाँ पे बताया गया। प्रगति सिस्टम है क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनका अप्रूवल वगैरह हो गया, उनकी मॉनिटरिंग करनी, कोलैबोरेशन करना, क्या इम्पैक्ट हुआ क्या नहीं होगा, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी, ए टू जेड चीज़ कहाँ पे होगी? इस प्लेटफॉर्म पे होगी। सेंटर और स्टेट दोनों रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि लैंड एक्विजिशन में, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में, इन सब में प्रॉब्लम ना आए। इसको रेगुलर मॉनिटर कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस है, पीएम ऑफिस, वो इसको रेगुलेट करेगा। अब हम सारे लोग मिलके काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो भावना है, टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इससे होगा क्या? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रेलवे, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारे जो कोलैबोरेट करके हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन सब का कोलैबोरेशन करेंगे। वही सारी चीज़ कि मैंने आपको बताया था कि रोड बना देते हैं उसके बाद पाइप डालने आते हैं, तो कोलैबोरेशन नहीं है। तो प्रगति सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलैबोरेशन लेके आएगा, ये यहाँ पे कहने की बात है। एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना हो गया, वो सारी चीज़ें करेगा। मतलब क्या है कि प्रगति जो सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, क्योंकि पीएम ऑफिस इसको रिव्यू करेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कार्यवाही होगी, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना हो, मिनिस्ट्री से कोलैबोरेशन करना हो, ए टू जेड चीज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी, ये कहने का मतलब है। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, अब आप क्या करना, अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तुम कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ बच्चे कमेंट करने लगते हैं और कुछ फिर उसको कमेंट करना बंद कर देते हैं। देखो कमेंट करना का मोटिव क्या है, देखो मोटिव समझो कि कमेंट करने के पीछे मोटिव क्या है। मोटिव है तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी सेट करना, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी सेट करना। अगर तुम डेली कमेंट करोगे तो तुम अकाउंटेबल रहोगे कि नहीं सर देखते हैं हमारा कमेंट, हमारे कमेंट को, तो हमें कमेंट करना है। कमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी मिस नहीं करेंगे, हम कभी भी इस डिस्कशन को मिस नहीं करेंगे, इस रिवीजन को मिस नहीं करेंगे। तो यही मोटिव है आपके कमेंट के पीछे। और थोड़ा सा बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, ताकि ये जो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास मैसेज आ जाए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो छूटे ना, ठीक है। तो इसको कमेंट करो बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये हमारा पीआईबी से AOMSUC 214। क्या चीज़ है? देखो हमारी इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। देखो बादल फट गया, ठीक है, ऋषिकेश वगैरह में लैंड स्लाइडिंग हो गई, वहाँ पे बाढ़ आ गई, बादल फट गया तो वहाँ पे वो आ जाता है, फ्लड आ जाता है ना। अभी हमारी साउथ इंडिया के अंदर भी, केरला के अंदर जो वो है काजीकोडे, उधर की साइड लैंड स्लाइडिंग हुई। तो हमारे इंडिया के अंदर जो मेट्रोलॉजिकली जो डिजास्टर्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है बहुत ज़्यादा वनरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स से, ठीक है। तो इसी के लिए इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पे कोलैबोरेट करा है, क्योंकि इसका मेंबर है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने अभी जो है एशिया और ओशियानिक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसको होस्ट करा है IMD ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर आता है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। जो एशिया ओशियनिक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस जो है, इसको होस्ट किसने करा है? IMD ने करा है। कहाँ पे करा है? इसको होस्ट करा है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, जो भी सैटेलाइट का डेटा होता है, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, क्लाइमेट को मॉनिटर करना हो गया, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती है। ऐसा नहीं है इंडिया पहली बार कर रहा है। देखो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी बीजिंग चाइना के अंदर, और इसकी मीटिंग एनुअली होती है हर साल। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नासा हो गया, यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी हो गई, ये जक्सा हो गई, जापान की जो हमारी सैटेलाइट एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे वहाँ पे जक्सा है, ठीक है। और हमारी और बहुत सारी जो लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग इसरो, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं, पार्टिसिपेंट है इसके अंदर, ठीक है। इतना हमने समझा। एम क्या है? देखो एम तो हमने पहले ही समझ लिया था कि वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, डाटा शेयरिंग, ये सारा हमारा एम है। बेसिकली क्या चीज़ एम है कि हमारे यहाँ पे जो भी वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फिनोमेना आते हैं, इसको सैटेलाइट से कैप्चर करना, डेटा को शेयरिंग करना वर्ल्ड लेवल पे, ये यहाँ इसका मोटिव है किसका? हमारे AOMUSUC 14 का, ठीक है। क्या चीज़ है? कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, ठीक है। आपने समझा क्या चीज़ है। अब चलो आप इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करो, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा जागृत हो, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करते हैं तब हमारा माइंड थोड़ा सा जागता है, ठीक है। तो आप इसको आंसर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो
क्या चीज़ पूछी गई है इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद इसका आंसर करो। ठीक है, समझ आ गया कि क्या चीज़ है। कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली हर साल होती है। इस साल इसकी 14वीं जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में हुई है। बस इतना ही है। पार्टिसिपेंट सारे जो सारे जो सैटेलाइट्स वाले जो देश हैं वो सारे इसके पार्टिसिपेंट है। नासा हो गया, जक्सा हो गया, यूरोपियन वाले हो गए, इंडिया वाले हो गए, बहुत सारे इसके मेंबर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। ठीक है, बस इतना ही जानने के लिए और ज़्यादा नहीं है। देखो अब ये आया है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी हमारा पीआईबी से है, यूएनसीसीडी कॉप 16। ये आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो प्रीवियस ईयर में 2024 के अंदर तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्टली जो वर्ल्ड लेवल की जो हमारी कॉप है, यूएनएफसीसी हो गया या जो भी कॉप होती है, उनसे पूछे गए थे। ठीक है, तो हम इसको एक अभी समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो ये यूएनसीसीडी की जो कॉप है 16 अभी चल रही है। कहाँ पे चल रही है? रियाद, सऊदी अरेबिया में चल रही है। ठीक है, सीसीडी कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये है जो मरुस्थलीय वो हो रही है, ज़मीन हो रही है हमारी, रेगिस्तान बने जा रहा है, उससे कॉम्बैट करने के लिए ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी समझते हैं इसको, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, देखो रियो अर्थ समिट, इससे मैं बैक में नहीं जाऊंगा। ठीक है, रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। ठीक है, रियो अर्थ समिट के अंदर 3 बॉडी निकल के आई थी। रियो अर्थ समिट में 3 बॉडी निकल के आई थी। कौन कौन सी निकल के आई थी बच्चों? आप सभी को पता है, यहाँ याद रखना। ठीक है, रियो अर्थ समिट, इसके अंदर 3 बॉडी निकल के आई थी। कौन कौन सी निकल के आई थी? इसमें सबसे पहले आई थी UNFCCC, दूसरी बॉडी निकल के आई थी UNCBD। ठीक है, तीसरी बॉडी निकल के आई थी UNCCD। ठीक है, देखो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, और यहाँ से एक बार ये समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आंसर कर लोगे। ठीक है, 3 बॉडी निकल के आई, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। ठीक है, जो UNFCCC था, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इसको लेके ये कंसर्न है। कौन? UNFCCC। जो CBD है, ठीक है, जो CBD है वो कंसर्न है किसको लेके? बायोडाइवर्सिटी को लेके। हम देख चुके हैं इन दोनों को। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेके। लेकिन जो थर्ड है हमारा, जो आज देखेंगे हम, UNCCD, ये किसके लिए? ये डेजर्टिफिकेशन के लिए। जो डेजर्ट बन रहा है, जो हमारे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, उसको लेके कंसर्न है ये। तो देखो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके 2014 का या 2015 का क्वेश्चन है, उसको देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी बॉडी जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड कंसर्न है। तो यहाँ पे UNFCCC है, बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD है, और डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन के लिए UNCCD है। ठीक है, इतना समझा। देखो अब इसके अंदर जो हमारा UNFCCC है, तो यहाँ पे क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल, याद है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये सारे जो कॉप्स हैं, ये कॉप्स है ना, इसका जो अभी लेटेस्ट कॉप है ये कहाँ पे हुआ? इसका मेरे को आंसर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो देखो नहीं बताऊंगा कहाँ पे हुआ, मेरे को तो पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, बहुत फेमस है ये, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अभी मैंने, अच्छा ये तो टेस्ट सीरीज में दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, जो पैसे को लेके बातचीत चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, मनी ट्रांसफर करो, फंड दो, ये सारी चीजें, अभी जो NCQ वाला जो आया था वो, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? UNFCCC के अंदर आती है। इतना याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से टिक मार्क करने के लिए। उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल हो गया, नागोया प्रोटोकॉल हो गया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं। ठीक है, एक और था वो क्या था वो, जो नीम वाला मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, तुम्हें याद होगा। वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? UNCBD के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वॉल हो गया। ठीक है, ग्रीन वॉल हो गया, बोन चैलेंज हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, मनरेगा वगैरह सारी चीज जो स्कीम आती है किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है। तो थोड़ा सा पहचानना सीख जाओ कि भाई कौन सा एग्रीमेंट किसके अंदर आता है, कौन सा किस में नहीं आता। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ आया कि तीनों में फर्क क्या है? एक है ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, एक है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एक है डेजर्टिफिकेशन या फिर लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ तक की कहानी। अब देखते हैं हम UNCCD के बारे में, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा सा देख लेना बच्चे, या तो मैं ही तुम्हें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लेना। चलो अब यूएनसीसीडी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो 1994 में आई थी और अकेली ऐसी लीगली बाइंडिंग ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लैंड मैनेजमेंट पे ध्यान देती है। लीगली बाइंडिंग है मतलब इसके जो फैसले होते हैं, इसके कॉप में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, इसका मतलब है लीगली बाइंडिंग, ठीक है। ड्राई लैंड में देखो मोटिव बेसिकली क्या है, कहाँ पे काम करती है, एरिड हो गए, सेमी एरिड हो गए, ड्राई सब ह्यूमिड एरिया हो गए, यहाँ पे ये काम करते हैं। जो लिविंग कंडीशन है, जो ड्राई एरिया में रह रहे हैं लोग, उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का, और ये जो है ये तो हम देख चुके हैं कि जो 2 रियो कन्वेंशन है उसके साथ मिलजुल के इंटरलिंक होकर काम करती है। इसका एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भी है, देखो इसका एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भी है, इसको थोड़ा सा देख लेना। इसका है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कि 2030 तक जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको न्यूट्रल करना है, मतलब कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में जो भी लैंड है वो डिग्रेड ना हो, ऐसा इसने कमिटमेंट लिया हुआ है ग्लोबल लेवल पे 2030 तक, ये यूएनसीसीडी का है। और इसके एफर्ट क्या है, बोन चैलेंज है इसका एक एफर्ट, इसका एक एफर्ट है ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल। बोन चैलेंज के अंदर क्या था, देखो बोन चैलेंज में था कि 350 मिलियन हेक्टेयर तक जो जमीन है उसको फॉरेस्टेड करेंगे, ठीक है, वो डिफॉरेस्ट हो रहा है, उसको फॉरेस्टेड करना है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर। देखो ये तो वर्ल्ड लेवल पे ले लिया हमने चैलेंज। अब इसका इंडियन वर्जन क्या है, इसका इंडियन वर्जन है ये वाला, इसका इंडियन वर्जन है ये वाला। COP 14 में हमने भी कमिटमेंट ले ली कि 26 हेक्टेयर जो लैंड है उसको हम रिस्टोर करेंगे, 26 हेक्टेयर लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे 2030 तक। तो समझ आया कि वर्ल्ड लेवल पे कैसे चैलेंज आता है, उसको नेशनल लेवल पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे काम कौन करेगा, वर्ल्ड लेवल पे तो देश ही है ना। तो देश क्या करेंगे, वो जो यूएन ने जो कमिटमेंट ली है उस कमिटमेंट को अप्लाई कौन करेगा, वो तो देश ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमिटमेंट ली और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद स्कीमें आएंगी, पॉलिसीज आएंगी, वो इम्प्लाई करेगी, तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये हो गया वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे आ गया बोन चैलेंज। इंडिया ने क्या कमिटमेंट ले ली, इंडिया ने COP 14 में ले ली कि हम क्या करेंगे, 26 जो मिलियन हेक्टेयर है उसको रिस्टोर करेंगे। अब जो ग्राउंड लेवल पे है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, पॉलिसी बनेगी, ठीक है, पॉलिसी बन के ये चीज इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। ऐसे होती हैं सारी चीजें। जैसे मनरेगा क्या करेगा, रिस्टोरेशन का ही तो काम करता है, वो सारी चीजें। डेजर्टिफिकेशन, लैंड एटलस, ये जो इसरो बना रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो समझ आया ये क्या चीज है, ये तो ग्रेट ग्रीन वॉल। इसको थोड़ा सा देख लो कि हमने देख लिया यूएनसीसीडी क्या करता है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है, ग्लोबल एफर्ट में क्या है, बोन चैलेंज है हमारा। बोन चैलेंज में डिसाइड करा कि 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक उसको रिस्टोर करेंगे लैंड को। ग्रेट ग्रीन वॉल है, ये सब सहारन अफ्रीका में है। सब सहारन अफ्रीका में देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो डेजर्ट है उसका एक्सपांशन हो रहा है, डेजर्ट का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो इस एक्सपांशन को रोकने के लिए, एक्सपांशन क्या चीज है, लैंड डिग्रेडेशन ही तो है, कि जिस लैंड पे पहले सब्जियां उगती थी, खेती होती थी, अब वो बंजर हो रहा है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ही ग्रेट ग्रीन वॉल एक एफर्ट है, जिसका किसका इनिशिएटिव है, ये है GEF का, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये हो गया ग्लोबल लेवल पे। इंडिया लेवल पे एफर्ट क्या है, हमारी जो कृषि संचय योजना वो आ जाती है, मनरेगा आ जाती है, जो भी पॉलिसी है जो लैंड को डिग्रेड होने से बचाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, हमारे इंडिया लेवल का एफर्ट है, ठीक है। याद क्या रखना है, याद रखना है तुम्हें ये कि यूएनसीसीडी करता क्या है, ठीक है, क्या इसके चैलेंजेस है, क्या इसने वो सारी चीजें ले रखी हैं, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है, बोन चैलेंज क्या होता है, ग्रेट ग्रीन वॉल क्या होती है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं, देख लेना थोड़ा थोड़ा। जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्वेश्चन बनता कैसे, तुम्हें देखना पड़ेगा ना, माइंडसेट वैसा लाना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। फालतू चीजों पे तो क्वेश्चन बना नहीं सकते ना, क्वेश्चन बनाते हैं एक स्पेसिफिक चीजों पे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारे CAPF के एग्जाम के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो छोटे क्वेश्चन देख के बच्चे क्या कहते हैं, बहुत ईजी है लेकिन सिलेक्शन होता नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसे डेवलप करना है कि चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप करनी है कि तुम उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। हमारा बेसिक टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना है हमें, ठीक है। तो बस ऐसा माइंडसेट रखना है कि हम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए टॉपिक के साथ कि उसका आंसर हम कर पाए, ठीक है। तो उसी के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको
कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।